नमस्कार दोस्तों। राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं अवधारणाएं की यह दूसरी वीडियो है। अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको जो राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली थी उनकी नेम लिस्टिंग की थी और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हमें जानना है। और वहाँ पे भी मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ शब्दों के बारे में बताया था, जैसे कि संघ, समुदाय, वर्ग, जाति। अब अपने इस वीडियो में मैं आपको राज्य के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि राज्य जो है कैसे राष्ट्र व देश दोनों से अलग है, राज्य के लिए कौन से प्रमुख घटक होते हैं, राज्य की प्रकृति क्या है, राज्य का स्वरूप क्या होता है और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसका क्या तात्पर्य होता है। देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको राज्य से संबंधित वे सभी जानकारी मिल जाएगी जो कि शायद पहले आपको कहीं और नहीं मिली हो। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं राज्य क्या है। राज्य राष्ट्र व देश दोनों से भिन्न अवधारणा है। इसका मतलब है कि राज्य जो है वह राष्ट्र और देश दोनों से अलग है। यहाँ पे राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है और देश एक भौगोलिक अवधारणा है, जबकि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। यहाँ पे आपको ये तीनों शब्द शायद उतना समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए एक एक करके पहले इन शब्दों को देख लेते हैं। सबसे पहला है राष्ट्र। राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। इसका मतलब होता है कि जहाँ पर भाषा, धर्म, नस्ल, जातीयता, क्षेत्र, समान अतीत, समान भविष्य और विचारों की एकता के आधार पर बने हुए समूह को हम राष्ट्र कहते हैं। जहाँ पर विचारों में एकता होती है, भाषा, धर्म, नस्ल, क्षेत्र और यहाँ तक कि समान अतीत और समान भविष्य में भी जो है एकता दिखाई देती है, तो ऐसे आधार पर जो समूह बनता है उसे हम राष्ट्र कहते हैं। अब देख लेते हैं देश। तो वही देश और प्रदेश भूभाग से जुड़ी हुई एक भौगोलिक अवधारणा है। इसका मतलब हुआ कि भारत जो देश है, भारत का एक भौगोलिक भूभाग है, भारत का एक भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि इन बाउंड्री के अंदर जो क्षेत्र है वह भारत देश कहलाएगा। इस तरह से देश भूभाग से जुड़ी हुई एक भौगोलिक अवधारणा है। अब देख लेते हैं कि राज्य एक राजनीतिक अवधारणा है। इसका क्या मतलब है, तो राज्य एक राजनीतिक संघ है, यानी कि राज्य एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है और इसके चार घटक हैं, इसके चार तत्व माने जाते हैं, जो कि पहला है भूभाग, दूसरा जनसंख्या, तीसरा सरकार और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रभुता। यानी कि ये चारों तत्व किसी एक स्वतंत्र राज्य के पास होना अनिवार्य है। अगर ये चारों तत्व नहीं है तो हम उसे राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। इसका मतलब है एक निश्चित भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या को नियंत्रित और आदेशित करने वाली सरकार, जिसके पास सर्वोच्च शक्ति हो, उसे हम राज्य कहते हैं। इसका मतलब है कि एक राज्य के पास एक निश्चित भूभाग हो, उस पर रहने वाली जनसंख्या हो और उसे नियंत्रित और आदेशित करने वाली एक सरकार हो और उस सरकार के पास सर्वोच्च शक्ति हो, यानी कि वह सरकार अपने आंतरिक और बाहरी जो मामला है उन पर जो निर्णय लेना है वह स्वतंत्र रूप से ले सके। अगर ये चारों तत्व, ये चारों घटक किसी के पास हैं तो हम उसे ही राज्य कहते हैं। इस चीज को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बाबा रामदेव ने अंडमान निकोबार पे जा कर के वहाँ पे एक आइलैंड खरीद लिया, एक टापू खरीद लिया और भारत के विभिन्न राज्यों से कुछ लोगों को ले जा कर के वहाँ पे इन्होंने बसा दिया और उन लोगों को ये कहा कि अब तुमसे संबंधित जो भी निर्णय है, जो भी कानून है, अब वो मैं बनाऊंगा।
तो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि बाबा रामदेव ने वहाँ पर एक राज्य का निर्माण किया? हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी बाबा रामदेव के पास संप्रभुता नहीं है। बाबा रामदेव के पास वहाँ पे सर्वोच्च शक्ति नहीं है। अपने आंतरिक और बाहरी मामलों पर स्वतंत्र रूप से फैसला वहाँ पे बाबा रामदेव जी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उनको वहाँ पे कुछ कार्य करने के लिए अनुमति दी है, न कि मालिकाना हक दिया है। अभी भी उस आइलैंड का, उस टापू का मालिकाना हक किसके पास है? भारत सरकार के पास है, यानी कि इंडिया के पास है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक संप्रभु राज्य है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाबा रामदेव ने वहाँ पे जो आइलैंड खरीदा है उसे हम राज्य की परिभाषा नहीं दे सकते, क्योंकि बाबा रामदेव के पास वहाँ पे सर्वोच्च शक्ति नहीं है। और ये सर्वोच्च शक्ति अभी भी किसके पास है? तो भारत सरकार के पास है, भारत के पास है। राज्य सरकार से भिन्न है, इसका क्या मतलब होता है? तो यह एक स्टेटमेंट है जो कि बिमल चालान जी का है। उन्होंने कहा है कि राज्य मकान मालिक है और सरकार एक किराएदार है। अर्थात राज्य की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है, जबकि सरकार हमेशा बदलती रहती है। राज्य नहीं दिखने से अमूर्त होता है, जबकि सरकार मूर्त होती है। और उसके बाद जो राज्य है, राज्य की जो अस्थायी प्रकृति होती है, राज्य का जो अस्थायी स्वरूप होता है, वह संविधान से बनता है। जैसे कि भारतीय राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। आपको याद होगा कि भारतीय संविधान का जो पहला अनुच्छेद है वह यह साफ साफ स्पष्ट करता है, यह उल्लेख करता है कि भारत जो होगा राज्यों का संघ होगा। और यहाँ पे जो राज्यों की जो प्रकृति है, जो स्वरूप है, वह अस्थायी होता है। ऐसे में इन राज्यों के समूह को मिलाकर के जो बना है, जो संघ बना है, दैट इज कॉल्ड भारत। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कुल 29 राज्य हैं जिनकी प्रकृति अस्थायी है, और ऐसे अस्थायी प्रकृति वाले राज्यों को मिलाकर के जो संघ, जो समूह बना है, वो भारत है, वो भारत संघ है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे एक शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका क्या मतलब होता है? आपको अब्राहम लिंकन की वो परिभाषा तो याद ही होगी लोकतंत्र की। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन लोकतंत्रात्मक कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पर अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रस्तावना में, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका मतलब है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत में लोकतंत्र है, यानी कि भारत में डेमोक्रेसी है, और यह बात प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का होता है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यहाँ पे शासन में जो जनता की जो भागीदारी होती है वो डायरेक्ट होती है, और दूसरा जो होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, और यहाँ पे शासन में जनता के प्रतिनिधियों की भागीदारी होती है। इस तरह से भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि भारत में प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द देखने से दो बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। जो पहला है कि भारत में सर्वोच्च शक्ति कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए जनता। और दूसरा जो है कि भारत के संविधान का सोर्स कौन है, तो इसका भी जवाब होगा जनता, क्योंकि प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द को देख करके यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। यदि आपसे यह सवाल पूछा जाए कि प्रस्तावना में भारत शब्द का कुल कितनी बार उल्लेख है, तो आपका जवाब होना चाहिए 2 बार, क्योंकि हम भारत के लोग भारत को, यहाँ पे जो भारत शब्द आया है उसका उल्लेख 2 बार हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने
लोकतांत्रिक को काफ़ी अच्छे से देख लिया। अब देख लेते हैं गणराज्य क्या होता है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वह अगर निर्वाचित है तो उस प्रकार की व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहते हैं। देखिए, भारत एक गणराज्य है। यह प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यह प्रस्तावना के अलावा और कहीं नहीं लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से भारत एक गणराज्य है और इसका जो सर्वोच्च पदाधिकारी होता है वह राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान देनी होगी। गणराज्य भारत यानी रिपब्लिक इंडिया कहने का तात्पर्य है भारत गणतांत्रिक राज्य 26 जनवरी 1950 को बना, क्योंकि हमारे देश के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को कार्यभार संभाला। उन्होंने काम करना शुरू किया, इसलिए हम जो गणतांत्रिक राज्य बने वह 26 जनवरी 1950 को बने। यह बात भी प्रस्तावना को देखने से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अंत में दो और शब्द हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अक्सर इन शब्दों में हमें कन्फ्यूजन होता है। हमारे देश में इन दोनों शब्दों को लगभग एक जैसा ही मान लिया जाता है, पर इसका शाब्दिक मतलब काफ़ी अलग होता है। पहला जो शब्द है वो है धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। और भारत की प्रस्तावना में जो शब्द लिया गया है वह है पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब होता है कि भारत जो है, भारत के लिए सभी धर्म एक समान होंगे। इसका मतलब है कि भारत सभी धर्मों को एक समान नज़रिए से देखेगा। इस तरह इस वीडियो में मैंने राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन सभी को एक दूसरे से जोड़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।